नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। एक और संस्करण न्यूज पॉइंट टारगेट 272 का, उसमें आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहां मौजूद हूं। अब हमारा चैनल चल रहा है एनडीटीवी इंडिया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया। फिलहाल उस पर राजनीति की नहीं, खेल की खबरें आ रही है, लेकिन वो मायने नहीं रखती। इस होटल का, ये छोटे से होटल का रिसेप्शन है। इस होटल का नाम है शान-ए-अवध। इसकी क्या महत्वता है? मैं हूं फैजाबाद में, और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूं कि ये वो जगह है, ये वो होटल है जब 90 के दशक में खास तौर पर, और मैं भी इस होटल में उस समय में बहुत आकर रुका हूं, जब अयोध्या का मसला अपने चरम सीमा पर था और देश विदेश के सारे पत्रकार, जर्नलिस्ट आकर यहां रुकते थे। और आइए आपकी एक बहुत ही खास व्यक्तित्व से मुलाकात कराते। कुछ समय पहले मैं लखनऊ में था, तो उनसे हमने लखनऊ की गपशप की। वापस यूपी आया हूं बाकी प्रदेशों को घूमकर। शरद प्रधान साहब हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आप चर्चा करें, अयोध्या की आप चर्चा करें, फैजाबाद आप हों, शान-ए-अवध होटल के सामने मौजूद हो, तो शरद प्रधान का साथ होना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन गंभीर मसला जो है वो ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक सियासी, जिसे मैं कहूंगा, नौटंकी चली आ रही है बहुत लंबे समय से। तो एक समय पूरी राम मंदिर के मुद्दे के इर्द गिर्द हुई पॉलिटिक्स। अब 2014 है, ये 2014 है। ये हम शरद जी के साथ यात्रा करेंगे अयोध्या की तरफ। हम चलते हैं फैजाबाद से। आइए, तो हम लोग फैजाबाद और अयोध्या में बहुत छोटा सा फासला होता है। आइए, तो हम लोग इसमें बैठते हैं, साथ चलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो मसला 90 के दशक की राजनीति को पर इतना हावी रहा, उसका प्रभाव 2000 की भी राजनीति में नजर आया। ये वाकई क्या कोई मुद्दा है? आज ये भी बीजेपी पर आरोप लग रहा है, और गंभीर आरोप है कि उसने उत्तर प्रदेश की सियासत को पोलराइज कर दिया है, ध्रुवीकरण हो गया है। यही ध्रुवीकरण तब हुआ था जब 90 के दशक की राजनीति में, और इसी ध्रुवीकरण का फायदा भी तब बीजेपी ने लिया था। लेकिन क्या ये फॉर्मूला अब काम कर सकता है? ये 2014 का बदला हुआ हिंदुस्तान है। आइए हमारे साथ जरा अयोध्या के सफर पर। तो मैं बहुत सालों के बाद, बहुत वर्षों के बाद अयोध्या आया हूं, लेकिन आपको बता सकता हूं कि यहां पर उस समय मैंने जैसे आपको बताया था कि पत्रकारों की जमघट होती थी, यहां पर बड़ी भीड़ भाड़ होता था। कोई भी मुद्दा होता था तो मीडिया के तौर पर बहुत बड़े स्तर पर वो कवर होता था। ये वो बैरिकेड है। हम अब यहां पर इस गली में अंदर घुसेंगे। कुछ भी बदला नहीं है, यही मैं जो मेन बात आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि कुछ भी बदला नहीं है। शरद जी हमारे साथ है। आइए शरद जी साहब, देख सकते हैं ये दोनों तरफ जो है ये मिठाई की दुकानें हैं। सियासत का समय है, वैसे झंडे तो यहाँ पर बीजेपी के नजर आ रहे हैं। सामग्री है, हैं? पूजा की तमाम सामग्री, पूजा की तमाम सामग्री है। तो ये सब कुछ वैसे ही पुराने पारंपरिक बाजार की तरह नजर आ रहा है, जैसा कि पहले होता था। ये देखिए यहाँ पर ये सब पूजा पाठ की चीजें मिल रही हैं। ये देखिए, ये घंटी वंटी है, ये सबके पूजा का सामान होता है। माता जी, आपकी दुकान है? हाँ। हैं? एक बात बताइए हमको। अब यही बताइए, बल्लर का माँ। अच्छा, ये आपके बेटे हैं? हाँ। जी, आपका नाम क्या भैया? राम प्रकाश ये गमछा आपने कहाँ से लिया? जी। ये गमछा कहाँ से लिया? हमको एक गुजरात में दिया था लोगों ने गमछा, जी, इसमें बड़ा छेद वेद है यार। तो हमारा बदल लीजिए आप। हैं? जी, चेंज कर लीजिए। नहीं, अरे ये आप रखिए। लेकिन है बड़े, गर्मी में बड़े काम की चीज। अब आप देख रहे हैं, मैंने ये साबित कर दिया है कि ये टीवी की नौटंकी नहीं है। देख रहे हैं जो गर्मी होती है जी, उसमें बड़ा, हाँ, गमछा काम आता है। और देखिए भारत की कमाल का हमारा मुल्क है, भारत की संस्कृति को देखिए क्या क्या चीजें जोड़ती हैं। तो गुजरात का गमछा अयोध्या में भी काम आता है। बात मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो सब दुकान में जी, अभी भी उतना ही सामान बिकता है जैसे पहले बिकता था? नहीं, अभी तो मार्केट थोड़ा ढीला चल रहा है और पहले जैसी बात नहीं रह गई बिजनेस में। हाँ, थोड़ा यात्री कम भी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, यात्री कम भी आते हैं जी।
पहले से कमाते हैं? कोई वजह होगी, यही पूछना चाह रहा था। पुलिस का ज्यादा जमाव है इसलिए कमाते हैं या कोई और कारण? नहीं, पुलिस का ज्यादा जमाव की नहीं है, यही जो राम मंदिर है, फिर इसके बाद हनुमानगढ़ी है, फिर ज्यादा अयोध्या में विकास नहीं हो रहा है इसीलिए। और राम मंदिर बन जाए तो बहुत यात्री आएंगे, पूरा देश से आ रहा है, बस राम मंदिर बनने का इंतजार। इतने सालों से बनने की बात होती है, फिर उसमें कानून का भी अपना पक्ष है। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के मुद्दों के बारे में? अब ये कोई मुद्दा है 2014 के हिंदुस्तान में? जी, हमारे सबके लिए तो मुद्दा ही मुद्दा है। और रह गई राम मंदिर, तो कोई मतलब हर हिंदू चाहता है कि राम मंदिर बने, ऐसी बात नहीं है। और नंबर एक बात तो इसमें पूरे भारत में भ्रष्टाचार जो है, सारे विकास रुक गए हैं, और चीन और पाकिस्तान ये सब मुद्दा जो है, और भ्रष्टाचार नंबर 1 पे हमारे यहाँ पूरे भारत में जो फैला हुआ है, उसको भ्रष्टाचार आपका नंबर 1 का मुद्दा है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि आज फिर कह रहे हैं कि बीजेपी पोलराइजेशन पॉलिटिक्स की कोशिश कर रही है, बल्कि चूंकि बीजेपी कोशिश कर रही है तो स्वाभाविक है कि उसका एंटी पोलराइजेशन जो है वो बाकी दल कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सब क्या 2014 की ये यूपी की नई सियासत है, और क्या ये आपको 90 के समय की याद दिलाती है? उसमें 90 के समय में और आज के में कुछ ये फर्क है कि उस जमाने में जो पोलराइजेशन था वो इस अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के नाम पे था, लेकिन आज जो पोलराइजेशन है वो एक व्यक्ति के नाम पे हो गया है, मोदी के नाम पे पोलराइजेशन है, प्रो मोदी और एंटी मोदी। वोट सारा जो है, आप किसी से बात करके देखें तो लोग बीजेपी का नाम नहीं लेते, लोग कहते हैं मोदी। तो ऐसा लगता है कि पोलराइजेशन का जो पूरा जो मोदी सेंट्रिक इलेक्शन हो गया है, चाहे वो ये अयोध्या हो जो कि गढ़ था, तो चाहे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शरद प्रधान रख रहे हैं कि चाहे जो पूरी भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी पार्टी है, और 90 के दशक में हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में कि एक समय में 2 सीटें नहीं आती थी भारतीय जनता पार्टी की, फिर राम मंदिर का मुद्दा बना, फिर पूरे 90 के दशक की राजनीति हुई, फिर बीजेपी ने एक पार्टी के तौर पर पकड़ बनानी शुरू की उत्तर प्रदेश में। आज हम यहां पर घूम रहे हैं, ये भी बात सच है कि एक ऐसा समय, और इसमें किसी को, मैं मीडिया को दोष नहीं दे रहा हूं, कि आज बहुत बड़ा एक कंसंट्रेशन जो है वो बनारस की तरफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अयोध्या आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन ये वो जगह है जिसने कम से कम एक दशक से ज्यादा, एक डेकेड से ज्यादा पॉलिटिक्स को अपने इर्द गिर्द सेंट्रलाइज करके एक तरह से रखा। मिड 80s में शुरू हुई यहाँ की राजनीति, और खास तौर से जब 1986 में शिलान्यास हुआ, कांग्रेस ने शिलान्यास कराया। उस जमाने में कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि शिलान्यास करा करके हम हिंदूज को भी विन ओवर कर लेंगे, और इसका एक इशू जब से फाटक खुला था यहाँ का, जो जमाने से लॉक था, 84 में कोर्ट का आदेश हुआ और 86 में उन्होंने शिलान्यास करा दिया, इस उम्मीद में कि पोलराइजेशन का उन्हें फायदा होगा। हमेशा पोलराइजेशन सोचते रहे कि ठीक है, उनके साथ ऑलरेडी मुस्लिम, दलित और ये वोट बैंक ऑलरेडी था, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये कर देते हैं तो ये जो बीजेपी की तरफ जो लोग भाग रहे हैं वो हमारी तरफ आ जाए। वो रिकॉइल कर गया, वो उल्टा चला गया, क्योंकि वो उसके बियॉन्ड जा नहीं पाए। मंदिर के तरफ डायरेक्शन बढ़ने, उसमें क्या होने लगा कि मुस्लिम्स एलिनेट होने लगे, और जहां ये हुआ तब उनको समझ में नहीं आया क्या करें, कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो उस चक्कर में फिर बीजेपी का रिसर्जेंस हुआ। आपने मेरे कार्यक्रम में शरद ये बात रखी थी, मैं कभी भूलूंगा नहीं, कि आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वो असेसमेंट का, वो धारणा को पक्का करने का समय कब आया, जब उनको खुद को, ये लोग बहुत समझदार लोग हैं सियासी, उनको खुद को कब समझ में आया कि अब ये मेन मुद्दा नहीं हो सकता? ये बात है, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन 92 में हुआ, उसके 6-7 हर वर्ष ये लोग 6 दिसंबर को एक यहाँ पे विजय दिवस मनाते थे, और बड़ी तादाद में लोग उसमें आते थे यहाँ पे, और भाषणबाजी होती थी। कार से पहले बड़े कार सेवक पुरम एक बन गया बहुत भारी सा, और हर बार अडवाणी जी आया करते थे, LK अडवाणी, और वो भाषण देते थे, तमाम लोग जमा होते थे। मुझे याद है कि 98 या 99 की बात है कि जब अडवाणी जी आए और उनका भाषण सुनने के लिए 600 आदमी नहीं था, पुलिस ज्यादा थी, मतलब लोग कम थे, जहाँ पे कि 5000 साधु तो आश्रमों में रोज किसी भी समय रहता है,
वहां पे उनके भाषण सुनने के लिए 600 आदमी नहीं रहा होगा। 600 आदमी। और नतीजा क्या, उस दिन ये जाहिर हो गया कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं रहा। ये इसकी वोट तो बीजेपी ने उसके बाद बार बार कभी, कर दिया। हाँ, उसके बाद किसी भी 6 दिसंबर ये कानूनी मुद्दा बन गया, लेकिन बीजेपी इसको कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा रखना चाहती है। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को, क्योंकि अंदाजा, खासतौर से मोदी को इस चीज का अंदाजा है हाँ। कि इसकी वोट वैल्यू नहीं है। स्टिल बीजेपी में एक ऐसा तबका है जो आरएसएस ओरिएंटेड है, जो ये सोचता है कि नहीं इसको हम कैसे। आपने देखा होगा कि आज तक पूरे कैंपेन में मोदी ने कहीं जिक्र नहीं किया इसका, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो हिंदुत्व वाला वोटर है वो तो ऑलरेडी उनके पास है। उन्हें टैप करना था वो वोटर जो ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर नहीं है, जो हिंदुत्व के नाम पे इन्फ्लुएंस नहीं होता है, और बड़ी तादाद में ऐसा हिंदू वोटर, वो करने में वो काफी हद तक सक्सीड। वो यूथ है जिसको इमोशन और इस तरह की चीजों पे कोई लगाव नहीं। बहुत पुरानी बात हो गई, पुरानी बात हो गई, ये हिस्ट्री हो गई। हाँ। और अच्छा, और जो आम आदमी था उसके लिए क्या हो गया कि जिस दिन ये मेकशिफ्ट टेंपल बन गया अयोध्या में, चाहे वो टारपोलिन के अंदर में हो चाहे टिन शेड के अंदर में, उसके लिए उसकी आस्था पूरी हो गई। उसके लिए एक डेस्टिनेशन बन गया, वो जाकर के वहां पे फूल चढ़ा सकता है, पूजा कर सकता है। वो अपनी जान देने को तैयार नहीं है उसके लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं भी बहुत वर्षों के बाद यहाँ पर आया हूँ, बदलाव के हिसाब से कुछ साफ सफाई बेहतर हुआ है अयोध्या? अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं देखा? खाली आपने अयोध्या का नाम सालों साल खबरों में सुना है, नेतागिरी के भाषणों में? बस नेतागिरी की भाषा चल रहा है यहाँ पे। हाँ, बस नेतागिरी की भाषा चल रही है। तो इसीलिए हम आए थे। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं भी पत्रकारों की कोई आलोचना करें, खुद एक पत्रकार हूँ, हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट है, लेकिन अब पत्रकार भी इतना नहीं आते यहाँ पर। और तो क्या ये उस एजेंडे से जो मैं और शरद प्रधान टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जरा मंदिर की तरफ की सीढ़ियों को चढ़ा जाए। अब ये पारंपरिक मंदिर के जो बड़ी सैकड़ों मंदिर, वही मैं कहने वाला था, उसकी इमारतों के बीच में मंदिर जो आपको साफ साफ उसके गुंबद नजर आ रहे हैं, इन सब के बीच में बहुत सारे नए घर बन गए। अब आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो आप यहीं से अगर खड़े होकर देखें, काफी कुछ। जी सर, यही यहाँ की राजनीति कन्वे करता है। हाँ। कि इन मंदिरों की जो राजनीति थी, मंदिर की राजनीति जो थी, हाँ। उस बीच में ये जो नए घर हैं, ये नई सोच का रिफ्लेक्शन है। हाँ। वो उसको पीछे छोड़ देता है। अच्छा, बहुत बड़ा शहर नहीं है ये, बहुत छोटा सा शहर है। तो आपको जो यहाँ से नजर आ रहा है, जैसे हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखिए, तो अब इसमें देखिए कई सारे नए घर जो है, मैं भी कम से कम, मैं गिनती तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यकीनन 5-7 वर्ष के बाद यहां पर आ रहा हूं। तो ये बदलाव है। मुद्दा तो पीछे आया, लेकिन मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों के जरिए कहता हूं कि टियर 2 इंडिया, मैंने ये कहानी आपको बड़ौदा से भी दिखाई थी, तो उसका जो शहरीकरण की प्रक्रिया है, उसको अब बदल पाना बहुत मुश्किल। तो उसका प्रभाव एक धार्मिक नगरी, अगर मैं कहूं, सही है अयोध्या के लिए, तो उसमें भी नजर आता है। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। अयोध्या की गलियों को हम थोड़ा और टटोलेंगे, भले ही जैसे मैंने कहा गुजरात से लेकर अयोध्या तक गर्मी ही ऐसी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये नए बदले अयोध्या की तस्वीर है। यहां पर नेतागिरी के, सियासत के हिसाब से कौन क्या सोचता है, इसको अयोध्या की गलियों में टटोलेंगे मैं और शरद प्रधान जी। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट 272 न्यूज पॉइंट के इस कार्यक्रम में। मेरे इधर जो है ये हनुमानगढ़ी है। मैं कोशिश कर रहा हूं, एक खाली सा ये उद्यान इसको बताया जा रहा है मुझे, तो वहां पर हम आए हैं दिखाने के लिए। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से, और इस पर फिर हम शरद जी से चर्चा करेंगे। 2001 में विश्व हिंदू परिषद ने यहां पर शिलादान का कार्यक्रम किया। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। मैं भी 2001 में यहां पर मौजूद था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार थी दिल्ली में। विश्व हिंदू परिषद ने इस शिलादान का आयोजन किया। सरकार की तरफ से उस शिलादान को इनइफेक्टिव, कारगर न बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई। ये बड़ी टकराव की एक स्थिति सी पैदा हो गई थी। जो बात मैं और शरद प्रधान कर रहे थे कि कब ये मुद्दा
खत्म हुआ। अगर हम शिलादान के समय को याद करें और उसके बाद से विश्व हिंदू परिषद की इस मसले पर जिस तरह की तब तक पकड़ थी, वो वापस पकड़ कभी नजर नहीं आई। तो एक तरह से जो वाजपेयी के आलोचक रहे, क्रिटिक्स रहे, उनका यह मानना है कि एक तरह से इस मुद्दे की अहमियत को कम करने में जब वो प्रधानमंत्री थे और 2001 में यहां पर अयोध्या में शिलादान का कार्यक्रम रहा, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। शायद मानते हैं? मुझे लगता है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको भी ये शायद एहसास हो गया था हाँ। कि जहां तक आम जनता का सवाल है, उनका मकसद पूरा हो चुका है एक मेकशिफ्ट मंदिर बना करके। हाँ। और इसमें ज्यादा झगड़ा बढ़ाने से कोई राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं। वो समय था कि उसके बाद से कभी विश्व हिंदू परिषद की इस मसले पर वो जो आवाज थी, वो जो पकड़ थी, वो कभी नजर नहीं वो आई। सिर्फ पेपर टाइगर की तरह शोर मचाते रहे। अशोक सिंघल इतने रिड्यूस हो गए कि उनके पास ये हालत हो गई थी। मैंने देखा है इसी अयोध्या में आते हुए उनको चंद 300-400 आदमी नहीं जमा कर पाते थे। ये जो बात वो बता रहे हैं, क्योंकि उस समय मुझे अच्छी तरह से याद है 2001 में मैं जब भी यहाँ पर था तो हमेशा की तरह अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। शायद बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी, सारे देश के राष्ट्रीय मीडिया का जमावड़ा था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जमावड़ा था। उसके बाद वैसी तस्वीर कभी यहाँ नहीं देखने को मिली, कभी नहीं देखने को मिली। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सन 92 के बाद जो इसका डिमोलिशन हो गया, उसके बाद इतना ज्यादा इसका खाली अयोध्या की पॉलिटिकल पोटेंशियल कम नहीं हुआ, बीजेपी का ग्राफ गिरना शुरू हुआ। आप देखिए, बड़ा अजीब सी ये कॉन्ट्रडिक्शन है, विडंबना है कि गिरने के बाद मुलायम जैसी की पार्टी का ग्राफ बढ़ा और भाजपा का ग्राफ कम होता गया, क्योंकि उनके पास ये इस तरीके का इनकैश करने का कोई मुद्दा और ये इसके बियॉन्ड उठ नहीं पाए। ये हमेशा अयोध्या करते रहे। यही कारण है अभिज्ञान, मुझे लगता है कि ये एहसास हुआ पहली बार मोदी को, और मोदी ने इस मुद्दे से हट करके नया कैंपेन चलाया गवर्नेंस पे। ये बड़ी, देखिए ये बड़ी बारीकी के पॉइंट है। और जैसे मैंने कहा कि एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत सारे आलोचक इस बात को मानते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट, विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि 2001 में जिस तरह से जब वो प्रधानमंत्री थे और वीएचपी का ये एक बड़ा कार्यक्रम अयोध्या का शिलादान का जो है वो सफल नहीं हो पाया, उसके बाद से इस मुद्दे की गर्मी, इस मुद्दे की पकड़ भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक सोच से बहुत कमजोर नजर आई। शरद प्रधान जैसे एनालिस्ट का ये मानना है कि ये बल्कि उल्टा हुआ और उत्तर प्रदेश की सियासत में बाकी पार्टियों का ज्यादा मजबूती से उदय होने लगा। तो इन सब चीजों को समझना, हम गलियों में चल रहे हैं, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, वहां पर भी कुछ लोगों से पूछेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे कि याददाश्त के जरिए, घटनाक्रमों के जरिए वो किस तरह से देखते हैं इसको। यार लगाते कैसे आप लोग, कैसे टापू जैसा बन जाता है यार ये ऊपर नीचे करके स्टेप बाय स्टेप एक पीस कम होता जाता है, वो जुड़ता चला जाता है। अच्छा, एक पीस कम होता जाता है। जी। सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई अभी भी बिकती है? मैं तो बहुत सालों बाद। हनुमान जी को अति प्रिय है, देसी घी वनस्पति दोनों। देसी घी वनस्पति लड्डू जो है वो अभी भी सबसे ज्यादा यहाँ पर बेसन, हाँ, हनुमान जी के नाम पर। तो ये एकदम पारंपरिक रास्तों से हम गुजर रहे हैं। देखिए, दर्शनार्थी आते रहते हैं यहाँ पर। ये है वो द्वार जो हनुमान गढ़ी को जाता है, यहाँ से स्टेप्स हैं। अच्छा, तब आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है हनुमान गढ़ी, और ये वो जगह है जहाँ पर तमाम लोग दर्शन के लिए आते हैं। सीढ़ी से आप देख रहे हैं लोगों को आते जाते, आप सीढ़ियों के इर्द गिर्द लोगों को बैठे हुए भी देख रहे हैं। तो ये सब तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी कभी। कहा आपका नाम क्या है? गंगाराम सैनी। गंगाराम सैनी। आप यहाँ पर कितने वर्षों से बैठे हैं? 50 साल से। 50 साल से आप बैठे हैं। तो इधर थोड़ा सा मैं इधर बैठ जाऊं, तो ऐसे बैठ के अब देखिए, ये गंगाराम सैनी जी हैं। ये हनुमानगढ़ी के द्वार के नीचे पिछले 50 वर्षों से बैठे हैं। अब बड़ा सियासत पॉलिटिक्स का समय है, तो ये अयोध्या कोई मुद्दा है? जी हाँ, अभी भी है? जी हाँ, हाँ? श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा जैसे पहले चलता था, अभी चल रहा है। अभी भी चल रहा है? हाँ, अभी कोई हल नहीं हुआ। अभी कोई हल नहीं हुआ। नहीं, लेकिन आपके लिए चुनाव में मुद्दा है, लोगों के लिए कि नहीं? है, लोगों के लिए है चुनाव में भी मुद्दा। आप ऐसा मानते हैं, या आप पुरानी सोच वाले हैं इसलिए आप ऐसा मानते हैं, नई सोच वाले ऐसा नहीं मानते? हम भैया मानते हैं। हाँ, आप मानते हैं भी? जी हाँ। ठीक है। तो लोग जो आते हैं कभी यहाँ पर, दर्शनार्थी इतने लोग आते हैं, तो कभी इस तरह के मुद्दे की चर्चा करते हैं? जरूर करते हैं। जरूर करते हैं। जी।
ठीक है, तो इनका जो है ये यहाँ 50 वर्षों से बैठे हैं, इनका मानना है कि जो लोग पुराने आते हैं तो वो जरूर चर्चा करते हैं इस मुद्दे की। हम और लोगों से पूछना चाहेंगे, भैया आप कहाँ से आए हैं? बलिया जिला। बलिया जिला से? जी। तो कोई आपको लगता है ये सब नेता वेता बात करते हैं राम मंदिर मुद्दे की, कोई मुद्दा है चुनाव में? हमारे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के सामने कोई ऐसी बात नहीं। कहाँ से हैं आप? हम तो यहाँ से आए हैं सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आए हैं जी। दर्शन के लिए आए हैं जी। अरे वाह। एक बात पूछूं पॉलिटिक्स से जुड़ी? हाँ बोलिए। ऐसे ये सब अयोध्या एक बड़ा नाम पे पॉलिटिक्स हुई है 90 के दशक में। हाँ बहुत अच्छा। तो अभी ये सब मुद्दा है अभी भी चुनाव में? नहीं कोई मुद्दा नहीं है। हाँ कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं है। तो सब नेता जो बयान देते रहते हैं दोनों तरफ से देते हैं। हाँ जनता के ऊपर फैसला है। हाँ यहाँ तो ये लड़ाई है भैया। हाँ हैं? हाँ। नहीं हम यहाँ की लड़ाई नहीं पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ। हाँ किसकी किसकी है? बस हाथी और भाजपा दो ही चल रहा है वहाँ एमपी में। अरे हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि किसकी लड़ाई है, बीएसपी की, मायावती की, भारतीय जनता पार्टी की। हम ये पूछ रहे हैं कि इस मुल्क की सियासत, पॉलिटिक्स बहुत लंबे समय पर राम मंदिर के इश्यू पर हुई। ठीक, अब वो समय है, अभी वो सब राम मंदिर कोई मुद्दा है लोग नेता के बयान देने के लिए? कानून में तो है ये मामला? ये कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा जो करेंगे सब इन्हीं जय जयकार करेंगे। ठीक है, जो करेंगे। नहीं डालने का कोई निर्णय इस पे नहीं है। इस पे कोई निर्णय नहीं, ये सब हौफा उड़ाते हैं। हाँ, हैं? ये सब भगवान का है सब कुछ करते हैं। हाँ बेच रहे हैं। भगवान का नाम बेच रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम भी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के? आप भी सुल्तानपुर से आए? ठीक है, तो कुछ लोग बलिया से मिले मुझे, कुछ लोग सुल्तानपुर से मिले। आपने जैसे कहा अभी शायद इसीलिए शरद प्रधान जैसे लोगों का आकलन है कि इसीलिए जो मूड में आज टटोल रहा हूं वापस आकर अयोध्या की गलियों में कई वर्षों के बाद, ये मूड संभवतः नेताओं का काम होता है जनता की नब्ज जानना, जनता का मूड जानना, ये उनका मूल मकसद होता है। तो हो सकता है उन्होंने ये मूड बहुत पहले जान लिया हो। सुरक्षा वगैरह के अभी भी बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं यहाँ पर। अगर दाहिने मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं तो आप देख सकते हैं। अपनी दुकान चलाना चाहते हैं उसका, इसीलिए मैंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद जिसके पास कुछ बचा नहीं है करने को, वो इसका नाम ले लेके उभारने की कोशिश करता है। इसीलिए मैंने आपको 2001 वाली वो घटना शिलादान की बताई, क्योंकि उसके बाद जैसे मैं और शरद प्रधान चर्चा कर रहे थे कि वो जो मुद्दा होता है ना सियासत में, वो एक पकड़ रखता है, तो वो स्थिति जो है वो कभी भी पलटकर वापस नहीं आ पाई विश्व हिंदू परिषद के लिए। हालांकि हाल में उन्होंने कुछ जरूर आवाहन और बड़े मसलों की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई प्रभाव जो है वो नहीं नजर आया। हम जिस गली से आए थे वापस उसी गली की तरफ जाएंगे और मेरे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। उसके बाद एक और जगह वहां से खड़े होकर मैंने बहुत रिपोर्टिंग की है, उसके आसपास बहुत घटनाएं हुई। तो सरयू नदी के किनारे पर हम अयोध्या में जाएंगे और इस बातचीत को जानने और समझने की जो तस्वीर है उसको जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। देखिए मैं थोड़ा ये आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ गमछे की कहानी आगे बढ़ाते हुए। अब देखिए ये दुकान है यहाँ पर अयोध्या की बाजार में। ये देखिए कितना रंग बिरंगे गमछे तो नहीं कहूंगा मैं इनको मेरे ख्याल में पहना जाता है। पारंपरिक चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। ये सब कुछ पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीजें हैं, पूजा पाठ की सामग्री है। अब और बहुत सारे गमछे भी हैं। तो अब ये देखिए ये दुकान है छोटी सी, यहाँ पर आइए, ये भी देखिए खूब सारे गमछे यहाँ पर है। तो ये इसमें भगवान की तस्वीरें हैं, कहीं पर जय श्री राम लिखा हुआ है, अलग अलग तरह के गमछे हैं। तो गर्मी से बचने के लिए और पारंपरिक वेशभूषा के हिसाब से अलग अलग रंगों के गमछे हैं। उधर मालाएं लटकी हुई हैं। तो ये पारंपरिक जो मटेरियल बिकता है उसकी दुकान है। अरे बड़ी चीज आपको बड़ी जल्दी से दिखाता हूं। अब देखिए दुकान के भीतर जो है वहां पर टीवी चल रहा है, देख सकते हैं हमारे कैमरामैन। देखिए परिवार के सब लोग बैठकर MTV देख रहे हैं। MTV पर नए युग का मनोरंजन जो है, नए युग का जो मनोरंजन का कार्यक्रम है वो MTV पर देख रहे हैं। तो समझ ये देखिए, हाँ बीच बीच में अपना ग्राहक आएगा। तो
यही चीज मैं आप लोगों को समझाने के, देखिए हिंदुस्तान कैसे बदलता है, ये बदलते, मैंने कहा ना मेरा कार्यक्रम कैंपेन ट्रेल से जुड़ा नहीं है, हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर की कहानी। बाकी देखिए सब पारंपरिक खाने पीने का सामान है, सब कुछ है, लेकिन अपने हिस्से का एक छोटा बदलाव अयोध्या में भी साफ नजर आता है। तो इस मसले की कानूनी प्रक्रिया तो आपको उसके बारे में तो जानकारी यही है, या ये श्री राम जन्मभूमि न्यास मंदिर निर्माण कार्यशाला है, इसके अंदर आपको जल्दी से लिए चलते हैं। एक समय पे शरद जी बड़ी घटना यहां पर होती थी और खबरों के हिसाब से बहुत पत्रकारों का आना जाना होता था। अब एक तरह से वीरानियत सी नजर आती है। राजस्थान के काश्तकार तमाम यहाँ रहते थे, जी। स्कल्पटर्स, वो बैठ करके पत्थरों को तराशते थे और ये सारे जो जमा हुआ है, मेरे ख्याल पत्थरों में काई जमने लगी है और पत्थर भी जो है मेरे ख्याल थक गए इंतजार कर करके। पत्थर भी जो है वो शरद जी के हिसाब से थक गए इंतजार करके, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत गतिविधि होती थी। एक रिपोर्टर की हैसियत से हम लोग बहुत यहाँ पर आते थे, मुलाकातें होती थी लोगों से। शिलाएं भी हैं जिनसे मंदिर का जो मेन कंस्ट्रक्शन, ये तो पिलर्स हैं और इसके साथ साथ वो जो छोटे छोटे जो खास तौर से जो ब्रिक्स पूरे इन्होंने विश्व से विभिन्न देशों से मंगवाए थे, वो सारे वहाँ लगा रखे हैं। वो आप देखिए बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट वर्कशॉप कार्यालय। तो परमहंस जो है यहाँ रहा करते थे, याद होगा विज्ञान करते थे और मीडिया से मीडिया से सारी बातचीत यहीं कर रहते, कहीं और थे, लेकिन सारा ये मतलब यहाँ खचाखच भरा रहता था, यहाँ पे कोई घुस नहीं सकता था। हाँ। ये हाल था। आज जो है इसका सन्नाटा बता रहा है कि इस मुद्दे की अहमियत कितनी रह गई है। बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी लाइन में शरद पवार ने कहा, इसका सन्नाटा बता रहा है कि इस मुद्दे की अहमियत कितनी रह गई है। हम आपको कार सेवकपुरम की भी तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर उस समय नौजवानों का जमावड़ा होता था। अच्छा लगता है, इससे बहुत जागरूकता हुई है लोगों के अंदर। बहुत बहुत आप लोग नेताओं लोग को जिस तरीके से घुमाते हैं वो करते हैं, बहुत पसंद आता है। ऐसा होना चाहिए, इससे हम लोग के अंदर बहुत जागरूकता होती है। बहुत बहुत सारी चीज की जानकारियां हो जाती है, नेता क्या कहते हैं। और एक पॉइंट आप ये लोग याद रखते हैं कितना, कब क्या किसने बोला था, कौन पार्टी, उसको कहते हैं आपने भी ये किया था, फंस जाते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब हम कार सेवकपुरम पहुंचे हैं। यहाँ पर मुझे अभी भी याद है कि पिछली बार जब मैं आया था शिलादान के समय, तो एक रिपोर्ट मैंने यहाँ से दिखाई थी कि कैसे नौजवान जो हैं या बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे यहाँ पर। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जिसे कार सेवकपुरम कहते हैं, जहाँ पर कुछ देर पहले, अगर आप गौर से देखिए इस इलाके को, यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद थे और उन्होंने अपना भाषण दिया था, यहाँ पर लोगों को संबोधित किया था। ये एक हिस्से की तस्वीर है। अब आप चलिए इसी जगह में हम आपको दूसरे हिस्से की तस्वीर दिखाते हैं। वक्त बदल चुका है, अब ये शाम का समय है और कुछ और हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार सेवकपुरम में इस वक्त एक छोटा सा क्रिकेट मैच जो है वो चल रहा है। और तो आपने देखा कि ये है नई जनरेशन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, नई पौध जिसे हम हिंदी में बोलेंगे। और यहाँ पर क्रिकेट का मैच होता है और इनके गुरुजी ने भी हमको बताया, जिनकी फास्ट बॉलिंग से, तेज गेंदबाजी से ये लड़के डरते भी हैं, कि एक बार एक मैच हुआ था यहाँ पर पैंट शर्ट वालों का, यानी कि मेरे जैसे लोगों का, और उन लोगों का जो धोती पहनकर मैच खेल रहे थे, और एक मैच धोती पहनने वालों ने जीता था। क्या यार यहाँ भाई, यहाँ पर शाखा चल रहा है विष्णु, यहाँ शाखा चल रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जियोनेश पांडे। जियोनेश पांडे। क्या उम्र है तुम्हारी? जी 11 वर्ष। 11 वर्ष की तुम्हारी उम्र है। जी। तुम लीडर हो? क्या समझते हो? जी मतलब ये जो शाखा वाखा में हो, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और अच्छा, तुम इसको आगे बढ़ाओगे। 11 वर्ष की उम्र है, ये इसको आगे बढ़ाएंगे। जनेऊ भी लटक रही है। अच्छा, ठीक। तुम्हारा नाम क्या है यार? निशांत तिवारी। निशांत तिवारी। कहाँ के हो तुम? फैजाबाद जिला, गोसाईगंज पास। फैजाबाद जिला के। तो यहाँ पे शाखा में क्यों आ रहे हो? शाखा में संस्कार सीखने आ रहे हैं। संस्कार सीखने आ रहे हो, ठीक है। तुम लोग तो बहुत छोटे हो, नौजवान हो, कि तो किसी की उम्र 11 वर्ष की है, किसी की उम्र 14 वर्ष की है। यहाँ तुम्हारा क्या नाम है? अनुराग पांडे। अनुराग पांडे। पांडे जी, क्या उम्र है आपकी? 11 वर्ष। 11 वर्ष। पांडे जी कहाँ के रहने वाले हो? कौशाम्बी जिला। कौशाम्बी जिला के रहने वाले हैं पांडे जी। 11 वर्ष की इनकी उम्र है। तो ये भी यहाँ पर कार सेवकपुरम में जो शाखा है उसको अटेंड कर रहे हैं। कुछ पता है अयोध्या के मुद्दे के बारे में? तो वैसे जो छोटी उम्र है नहीं, ठीक है, इनसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ एक और बहुत खास व्यक्ति, इनसे भी मुलाकात करा दूं। ये हमको लगातार वर्षों के बाद, हमारे एनडीटीवी के जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, पुराने साथी, ये हमको अयोध्या के दर्शन आज करवा रहे हैं और बड़ा हमारी इन्होंने उसमें एक मसले के तौर पर
प्रमोद, क्या आप देखते हैं जो बदला है, जो आपने स्थानीय तौर पर देखा अयोध्या के किस सोच के बारे में, सियासी सोच के बारे में? अयोध्या में देखिए, जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा है वो दूर दूर तक अब नहीं रहा। यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के दुकानदार, हर आदमी विकास चाहता है, वो रोजी रोटी चाहता है। आप अभी देख रहे थे दुकानों पे लोग अपनी दुकान लगा रहे हैं, मॉडर्नाइज सामान बेच रहे हैं, तो वो बाहर से ला करके सामान बेचना चाह रहे हैं। बाहर से अच्छे अच्छे लोगों को चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आए, कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ उनकी रोजी रोटी चले। तो यहाँ का आदमी सियासी मुद्दा कतई नहीं चाह रहा है, दूर दूर तक नहीं चाह रहा है। और वो उस तरह के मुद्दे उठने का जो समय था वो बहुत पहले जा चुका, बहुत पहले जा चुका। वो अब कोई सुनने को नहीं राजी, यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है कि कोई यहाँ पे इस तरह का डिस्प्यूट हो। अगेन जब कोई डिस्प्यूट कोई होता है कुछ यहाँ पे, जैसे अभी 6 दिसंबर जब आता है तो कोई विजय दिवस मना रहा है, कोई काला दिवस मना रहा है, तो उस समय चेकिंग्स बढ़ जाती है, पुलिस इतनी होती है, तो उस समय तो आम आदमी को बड़ी दिक्कतें होती है। उस समय पब्लिक का व्यक्ति, हर आदमी ये कोसता है नेताओं को, कहता है कि देखिए ये अभी भी मुद्दा और वो ले करके चल रहे हैं और हमारी रोजी रोटी पे कहीं असर डाल रहे हैं। देखिए, प्रमोद जी ने बड़ी बढ़िया बात बोली कि अब ये स्थिति आ गई है कि अगर इस तरह का कोई आयोजन होता है जिसकी वजह से सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जाएं, बाजार बंद हो, तो जनता कोसती है कि भाई ये कब तक इस मसले को इस तरह से खींचा जाएगा। हम चलेंगे सरयू नदी की तरफ और वहां पर एक आखिरी बातचीत की जाएगी शरद प्रधान जी के साथ इस पूरी अयोध्या की यात्रा में, जो जैसे कि आप जानते हैं बहुत लंबे अरसे और वर्षों के बाद मैं वापस कर रहा हूं अयोध्या में। इस कार्यक्रम के आखिर में मैं सरयू नदी के तट पर मौजूद हूं। मेरे हाथ में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो है। ये छोटा सा, इसे अंग्रेजी में कहेंगे ना मेक शिफ्ट, यानी कि काम चलाओ, छोटी सी पटरी लगी है लकड़ी की, तो इसको पार करके आप तट के और उधर जाते हैं। अब देख रहे हैं आप नए जमाने की बोट, नावें जो है मोटर लगाकर वो चल रही हैं। ये पुल आपको यहां नजर आ रहा है और ये है भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो मेरे हाथ में, यानी कि घोषणा पत्र। अब ये घोषणा पत्र में एक लाइन लिखी हुई है जिस पर शरद प्रधान जी से चर्चा की जाएगी। यहीं कहीं बैठ जाते हैं, इधर बैठते हैं। तो अब ये चर्चा क्या है? यही चर्चा है जो इस कार्यक्रम में हम लोग इतनी समय से कर रहे थे। शरद जी आइए बैठिए, कि राम मंदिर क्या है और मुद्दा क्या है। अब देखिए, इतना मोटा ये घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये देखिए साफ साफ आपको नजर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं पता कोई नेता भी सरयू के तट पर बैठकर इस घोषणा पत्र को हाथ में पकड़ा हो। अब इसका ये आखिरी के पन्ने जो हैं, बल्कि आखिरी का जो एक पन्ना है उसे आपके लिए खोल रहा हूं, और इस जिसमें कि राम मंदिर का जिक्र है। तो एक लाइन में राम मंदिर के मुद्दे का जिक्र है, जैसा कि मैं और शरद प्रधान आपको बता रहे थे बहुत पहले से कि कितना बड़ा ये मसला था। और उसमें लिखा है कि भाजपा अपना रुख दोहराती है, संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा। और ये दोहराया हुआ स्टेटमेंट है, इसमें कुछ नया नहीं है। जब बीजेपी अपने 2014 के घोषणा पत्र में ये लिखती है तो इसका मतलब क्या है? बड़ा स्पष्ट है कि उनको इस चीज का एहसास हो चुका है, क्योंकि इसके पिछले वाले मैनिफेस्टो में भी यही था। उनको जब ये एहसास हो गया कि इसमें मारकाट करके हम इस मंदिर को नहीं बनवा सकते, मारकाट करने के, झगड़ा फसाद करके, मस्जिद गिरा करके कुछ हासिल नहीं हुआ। एक बार सरकार बनी, उसके बाद बीजेपी नीचे गिरती ही गई। अब उन्हें समझ में आ गया कि इसको जितना भी टाला जा सकता है, इसको ऐसे ही टाल दिया जाए। भगवान के दुआ से वो जो है मंदिर वैसे ही कोर्ट में, हाँ, तो जितना टल जाए। लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा कि कोई नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी का आज वो चेहरा है, क्या कह सकते हैं सार्वजनिक तौर पर? कोई नरेंद्र मोदी वो विकास को पिच कर रहे हैं और उसी पर अपनी सारी सियासत बनाने की और लोगों को आकर्षित करने की,
क्या बोल सकते हैं कोई उन्होंने नरेंद्र? एक बार भी ना मंदिर का जिक्र किया, ना किसी भी हिंदुत्व लाइन को लेकर के चले हैं कैंपेन में। और मेरा ख्याल यही उनकी सक्सेस की का पीछे जो है मेन स्ट्रेंथ है। हाँ। क्योंकि उनको उस तबके का सपोर्ट मिला है जो कि हिंदुत्व से या मंदिर के नाम से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। अगर नरेंद्र मोदी अयोध्या में नहीं आ रहे हैं तो उसका सांकेतिक मतलब है। सांकेतिक मतलब है कि हाँ। मुझे इस इश्यू से दूर रहना है। उन्हें मालूम है कि जो उन्हें एज मिल रही है, जो उन्हें सारा जो जिस तरीके की जो वेव मिली है, वो इस वजह से नहीं मिली कि मंदिर के नाम पे मिलनी होती तो बहुत पहले वेव मिल चुकी होती। इस बार इसलिए मिली है क्योंकि मंदिर का इश्यू वो नहीं रेस कर रहे हैं। और अंत में अपनी बात कहने से पहले आपकी एक बड़ी बढ़िया व्यक्ति और व्यक्तित्व से मुलाकात कराते हैं। ये पुरुषोत्तम है। हेलो पुरुषोत्तम, तुम्हारी क्या उम्र है यार? 7 साल के पुरुषोत्तम, यहाँ आओ। तुमसे यार, तुम्हारे साथ में अपना कार्यक्रम। हाँ पुरुषोत्तम, यहाँ आओ, बैठो। हाँ ये बताओ कि पुरुषोत्तम तुम करते क्या हो? यहाँ बेचते हैं दीपक। हाँ। जैसे यहाँ लोग आते हैं वहाँ जलवाते हैं। नाम है पुरुषोत्तम, काम है दीपक बेचने वाला। नाम है पुरुषोत्तम, काम है दीपक बेचने वाला। बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर ये लाइन नहीं डिलीवर कर सकते, जान लीजिए। हाँ और बताओ पुरुषोत्तम। इधर हम सब यहाँ जो लोग आते हैं हम ही सब दीपक बेचते हैं। हाँ। जिसको जलाना होगा मर्जी वही जलाता है। हमारे लोग का फ्री का काम नहीं है लेने का। मेहनत कर लेता हूँ, मजदूरी का खाता हूँ। खुद न फ्री का लेता हूँ न फ्री का लेने देता हूँ। जो लिया वो लिया, फिर हम आगे कुछ नहीं खरीदते उसको। ठीक है, क्या बात है। तो पुरुषोत्तम ने कहा फ्री का कोई काम नहीं। तो देश के नेतागण, आप जब फ्री के मुद्दे उठाते हैं तो जरा पुरुषोत्तम से सीख लीजिए। ये 7 वर्षीय पुरुषोत्तम है, कहता है मेहनत से जीऊंगा, फ्री का कुछ नहीं लूंगा। कई बार लोग सियासत में नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि फ्री के मुद्दे उठा देते हैं। 90 के दशक की सियासत की हम सब बात कर रहे थे, उसमें ये मुद्दा क्या था राम मंदिर का, आप सब लोग जानते हैं। आज ये 2014 का अयोध्या है। ये किसी 7 साल के पुरुषोत्तम की कर्म भूमि भी है और दीपक जलाकर ये अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। हम भी यही कहना चाहेंगे अयोध्या में सरयू नदी के तट से कि जरा नेतागण भी अपनी सोच का दीपक जलाए और हिंदुस्तान को वो ना समझें जो वो अक्सर पारंपरिक राजनीति में समझने लगते हैं। मैं पुरुषोत्तम के साथ अभिज्ञान प्रकाश, टारगेट 272 के लिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।